ऑफलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। सत्यम गुड मॉर्निंग हुई है अभी। गुड इवनिंग अंकिता, क्लियर है? ओके फाइन। सत्यम नींदें खोल लो अपनी। हाँ कह रहा है यस मैम गुड मॉर्निंग हुई है अभी। चलिए आंखें अभी खुली होंगी ना। यस गुड इवनिंग तहसीम, वेरी गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए। फाइन। ऐसा ऐसा कुछ मिला होगा? नहीं मिला? मिला है। आई होप कि किसी गद्दे के नीचे या किसी क्या कहते हैं। अच्छा ओके सत्यम ओके। कह रहे हैं मैम मैं गुड मॉर्निंग के लिए नहीं कह रहा था, वॉइस क्लियर है इसलिए यस मैम कह रहा था। चलो ठीक। किसी गद्दे वद्दे के नीचे तो नहीं दब गई है ये? रखी नहीं है संभाल के। क्या कहते हैं इसको निकाल लो जहाँ पे भी संभाल के रखी है। बहुत ओ गॉड, एक तो गलती तो ह्यूमन एरर तो किसी का भी हो सकता है ना। और क्या तुम्हें गलत मिल गया बताओ? कोई बात नहीं, तुम्हारे आंसर में भी बहुत कुछ गलत होता है, मुझे भी तुमको भगा देना चाहिए। कल जो पढ़ाया है उसके बाद पर फिर भी मैं तुम्हें एंटरटेन करती हूँ ना, तो बस ऐसे ही तुम बुक को एंटरटेन करो। उस दिन एक चीज़ समझाई थी ना मैंने कि क्या कहती कि अगर तुम्हें जज बनना है तो तुमको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना कि एक गलती मिल गई तो चलो किताब ही बंद कर दी। ऐसे तो मुझे तुमको क्लास में एंटर ही नहीं करना देना चाहिए, क्योंकि तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं। फ़ैन बंद कर दूँ? अच्छा हमारी क्लास में आज 2 नए स्टूडेंट्स हैं जो शायद ऐसा सोच रहे होंगे। एसी क्या? एसी ऑन है? बंद तो चलाऊं? पागल पागल हो गए हो क्या? ये एसी वेसी मत चलाओ। कुछ बच्चों का हिमाचल का पेपर सर पे है, बीमार हो जाएंगे वो। ठीक है चलो। हमारे साथ 2 नए स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नवीन क्या है? अच्छा ठीक है, आपकी लॉ हो गई है? लॉ नहीं, अभी हो रही है लास्ट ईयर में। अच्छा कहाँ से? मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट वसुंधरा गाजियाबाद। ओके फाइन ठीक है, अब बैठ जाओ। कोई खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के बता दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ जी विपिन, विपिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वाह ठीक है, हो गया है लॉ? इसी साल हुआ है मई में? ठीक है बैठ जाओ। हाँ जी सिमरन गुड इवनिंग, कहाँ गायब है आप इतने दिन से? चलिए कृतिका क्या कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बस ठीक ही लग रहा है? अच्छा मतलब कल अभी मतलब कि क्या कहते हैं कि कल जो समझाया वो समझ नहीं आया, तो फिर क्या समझना है? और तो आपने एडमिशन ले लिया है? कोई बात नहीं, बोल दो कि मैडम को दे देती हूँ, मैडम कर देगी ऑनलाइन। ऐसा कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब सुना है ना आपने, आती लक्ष्मी को कौन मना करता है? बेवकूफ़ है ये जो आती लक्ष्मी को मना कर रहे हैं। चलो मजाक कर रही हूँ, जो भी इनका आपका है वो आप करो ठीक है। बेरेक्ट खरीदो और अब कॉपी पेन लेके क्लास में बैठो और उसको समझो ठीक है। चलो क्या हुआ? सुनने में आया कि टीपीए का टेस्ट है। कब है? तो हो गई होगी तैयारी। अब की बार विंध्या जी मेंस भी लिखना है ठीक है, लिखेंगे? जय चलिए। विक्रम भी तो आया था क्लास में। वाओ नाइस। चलिए। ओहो टाइफाइड हो गया था, ध्यान रखो भाई तुम लोग अपना। चलो
ओके फाइन। आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा लेक्चर 2 है। आज हम बात करेंगे व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड न्यू प्रोविजंस। थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट आर द मेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मैंने आपको बताया पर्सन हो गया, मैंसरिया हो गया, एक्टस रियस हो गया और इंजरी हो गई। हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात थोड़ा बहुत? अच्छा, मैं आपसे ना एक बेसिक बातें कुछ पूछना चाहती हूँ। हालांकि मैं जो है मतलब कि हमेशा थोड़ा सा डिक्टेशन के फेवर में रहती हूँ कि आपको जो है लिख के चीज़ें समझ में आ जाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीएनएस में व्हाट यू वांट, आपका स्टडी मटेरियल अच्छा है, केसेस तो इसमें भर भर के दिए हैं, सब कुछ दिया है और एलिमेंट्स भी होते ही हैं, बट जैसे ना मुझे ना आपको आंसर राइटिंग के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी है, कॉमन पैराग्राफ जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिर्फ आपको वो समझा दूँ कि डिक्टेट भी करा दूँ? ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के हिसाब से चलूँगी जैसा आप मुझे कहोगे। अब देखो, हम लोग ने ना कल चार्ट को समझा, हम लोग ने कल ये समझा कि क्या कहते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो डिलीट हुई। हमने कुछ बेसिक बातें समझी। अब ना मैं आपको आईपीसी में मतलब लाइक बीएनएस में मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी, क्योंकि हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। ऐसा मैंने सोचा है कि ना हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम अगर मेरे से हो पाया तो जितना मैक्सिमम होगा उतना हम कवर करेंगे, जितना मैक्सिमम होगा। लाइक इंपॉर्टेंट तो हम करेंगे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे लगेगा, जैसे हमने टीपीए में लास्ट में छोटे 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 सारे कर लिए थे, तो ऐसे ही हम उनको भी कर लेंगे। अब देखो, आज सबसे पहले जब मैं आपसे बात करूंगी ना व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द न्यू प्रोविजन, कि हमने न्यू प्रोविजंस क्यों लाए, क्योंकि हमें पता तो है ही कि बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो आई हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करनी शुरू करूँ न्यू प्रोविजंस की, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है और हमें इसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कैसे पता चला, हमें पता चला कि इन्होंने जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड को बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है वो ऐड कर दिया है। तो हमें पता चल गया कि इनका इंटेंशन ये है कि हमें हर चीज़ जो है वो एक तरह से करनी है। मैंने आपको कल जो है ये भी बताया था कि इन्होंने जो है अटेम्प्ट को भी अब पहले ले आए हैं, अटेम्प्ट ये बाद में जो है इन्होंने नहीं रखा है। पर मैं कल आपको एक बात बताना भूल गई जो मुझे जाके याद आई कि मेरे को आई नीड टू टेल यू। हमने जब कल वो चार्ट पढ़ा तो आपने एक चीज़ समझी कि आपको एक वर्ड का मतलब पता है, इनकोएट, जैसे कुछ इनचोएट और इस तरह भी बोल देते हैं, तो आई से इट इनकोएट। इनकोएट का मतलब क्या होता है? What do you mean by inchoate? Inchoate is something which is incomplete. ठीक है, तो हम ना यूजुअली इस टर्म को यूज करते हैं अटेम्प्ट के लिए। यूजुअली हम जब बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनकोएट क्राइम, तो हम हमेशा जो है ना अटेम्प्ट को इसके साथ लेते हैं। पर हम साथ में एक चीज़ और भी पढ़ते हैं कि कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं वो कंटिन्यू ऑफेंसेस होते हैं, कुछ ऑफेंसेस हम ये कहते हैं कि जो मतलब कि पूरे नहीं होते हैं, हम उस कैटेगरी में जो है ना अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, ये सब चीज़ों को डालते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ना हम उस कैटेगरी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना है कि हमने इनकोएट क्राइम की कैटेगरी को एक जगह इकट्ठे करके डाल दिया है उसी चैप्टर में, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट। ठीक है, समझ में आ गई आपको? चलिए, कल हमने प्रियम्बल कर लिया था। मुझे 1 सेकेंड दो, डिक्टेशन में दे दूंगी समीर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ना इस बिल्डिंग में अटैक आ जाएगा किसी दिन। चलो, अब जो है सेक्शन 1 में आपको अभी नहीं करा रही हूँ, सेक्शन 1 हम अभी टाइम से करेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ओवरव्यू की बात करूं तो कल मैंने आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें बताई कि हमने क्या क्या डिलीट कर दिया, क्योंकि हम सबसे पहले यही जानेंगे। हमने कल जानना ये शुरू किया कि हमने क्या क्या जो है कितने चैप्टर्स थे, कौन सी डेट को आया था, हमने ये पूछा, हमने ये जाना कि क्या क्या चीज़ें जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि कल जब मैं जा रही थी घर तो मुझे वो स्टूडेंट मिली जो आई हुई थी, तो वो स्टूडेंट बोलती है कि मैम आपने कहा सेडिशन रिमूव हो गया। आपने कहा मैम 309 जो है उसका जो है वो वेस्ट रिमूव हो गया, बट कहीं ना कहीं उसका जो है रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है। बेटा मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि क्या कहते हैं कि हम उसका मैंने कल आपको ये नहीं कहा कि इसका रेफरेंस जो है वो जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ एक्सप्रेसली जो है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हमने और प्रोविजंस को हटाया नहीं है, हमने और प्रोविजंस को ऐसा का ऐसा रखा है। हम जब बात करेंगे, मेरे को पता है कि सेडिशन जो है वो हटा दिया गया है, पर सेडिशन का एक रेफरेंस एक पर्टिकुलर सेक्शन में इनडायरेक्ट मैनर में दिया हुआ है। समझ में आई आपको बात? तो व्हेन आई से कि ये प्रोविजन रिमूव कर दिया है का मतलब यह है कि ये प्रोविजन एक्सप्रेसली पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। चेंजेस तो पूरे बेयर एक्ट में आए हैं, पनिशमेंट में भी चेंज आया है, डेफिनेशन क्लॉज में भी चेंज आया है, सब जगह चेंज आया है। तो आप ना इंटेंशन को समझो, ये मत समझो कि इनडायरेक्टली दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? चलो, अब आप जो है ना, हम सबसे पहले
आइडिया जानेंगे बिहाइंड न्यू प्रोविजंस, ठीक है। और मैं आपसे ना अब एक बात जो है वो कहना और बताना दोनों चाहती हूँ। पहले क्या हो रहा था ना, पहले हो रहा था कि हमने 6 सेक्शन से लेके 52 तक अलग 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 करके डाले हुए थे आईपीसी में। हमने 6 में कुछ लिखा था, लेट्स सपोज हम मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्रॉड, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, हम लोग अलग 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 बता रहे थे। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि उस वक्त आईपीसी सबसे अलग था। अब आप कहोगे कि मैम उस वक्त आईपीसी सबसे अलग क्यों था? बेटा अगर आप याद करो तो आईपीसी इसलिए अलग था क्योंकि जो है डेफिनेशन क्लॉज अलग से किस में था, सीआरपीसी में था। एक अलग से इंटरप्रिटेशन क्लॉज किस में था, एविडेंस में था। बट क्या आईपीसी में कोई इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लॉज था? नहीं था। तो हमने ये सोचा कि हमें जो है ना, मतलब कि इसमें जो है इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में डालना है, तो हमने यहाँ पे डाला। तो हमारा सबसे बड़ा जो आइडिया है, ठीक है ना, वो सेक्शन 2 को फ्रेम करने का अपनी कॉपी में लिख लो। सबसे पहला आइडिया हमारा है, जिसको आप ये भी कह सकते हो ग्रुपिंग ऑफ डेफिनेशंस, दैट व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दीज न्यू प्रोविजंस, हम क्यों चाहते थे। तो हमारा सबसे पहले आइडिया था ग्रुपिंग ऑफ डेफिनेशंस। हमने डेफिनेशंस का पूरा एक ग्रुप बना के, झुंड बना के, गुट बना के एक जगह इकट्ठा कर दिया है। अगर हम आईपीसी के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करें तो हमने सेक्शन 2 को जो है वो एक लीगल प्रोविजन इनैक्ट कर दिया, ले आए, जिसमें हमने सारी डेफिनेशंस जो है वो डाल दी हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। हाँ जी, चलिए। कोई नहीं, सेटल डाउन, ले लो बैग, ले लो, बैठो, जगह लो। चलिए, तो हमने जो है वहां पे ये काम किया। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लेट सपोज कि हमने जो है ना 221 में कोई डेफिनेशन डाल दी, 222 में कोई डेफिनेशन डाल दी, टू क्लॉज 22। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो हमारा सबसे पहला तो जो है इंटेंशन ये था ग्रुपिंग ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है। आपको ये बात क्लियर रखनी है। मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप में से कुछ लोग जो है वो एपीओ के लिए एलिजिबल थे, जो एपीओ देकर आए हैं। आप में से कुछ लोग जो है आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का अगर लॉ हो चुका है और कुछ एक टाइम है, इतने साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो बहुत जल्द दिल्ली का ना सीबीआई एपीपी आने वाला है, ठीक है। तो उस एग्जाम में अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें आपको पता है क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो स्टूडेंट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करता है ना, उसको ये एग्जाम्स भी देने चाहिए। सीबीआई एपीपी इज़ नॉट अ स्मॉल जॉब, इज इक्विवेलेंट टू दी जॉब ऑफ जुडिशरी। बस जज नहीं हो आप, पर जब तक नहीं बनते हो तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो ना जुडिशरी के कंपैरेटिवली बहुत आसान पेपर है। आसान पेपर क्यों है, बस प्रीलिम क्लियर करो, इंटरव्यू दो और लग जाओ सरकारी नौकरी। और जगह तो मेंस होता है, बट यहाँ पर ये मेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब वो पेपर निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगी, यू शुड फिल, अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो। अब जो है आपको मेरी एक बात ध्यान से समझनी है कि जब हमने कहा कि व्हाट वाज द आइडिया, तो हमने कहा सेक्शन 2 इज वन सच आइडिया, जब हम ग्रुपिंग ऑफ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा आइडिया है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आईपीसी में ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन थी? नहीं थी। हमने बीएनएस में ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है वो ऐड कर दी है, और वो हमने किया है 2 क्लॉज 10 में। अच्छा, एक चीज और, अगर आप लोगों ने डेफिनेशन, अच्छा आप में से कितने लोगों ने मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट किया है कभी? हैव यू एनी वन ऑफ यू पार्टिसिपेटेड इन द मूट कोर्ट? चलो ठीक है, आपने मूट कोर्ट में नहीं किया। तो आपको पता है, जब हम कभी भी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या जब कभी भी हम अपनी एलएलएम की थीसिस बनाते हैं, और अगर कोई यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी से है, तो आपको लास्ट सेमेस्टर में जो है वो फाइल बनानी पड़ती है। 6 महीने आपको फ्री दिए जाते हैं, आपको फाइल बनानी पड़ती है। तो जब आप फाइल बनाते हो तो उसमें आप ना अथॉरिटीज डालते हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अथॉरिटीज? अथॉरिटीज का मतलब होता है आप केस लॉज डालते हो, ठीक है। और वो केस लॉज जो है ना, वो आप अल्फाबेटिक वाइज डालते हो।
अल्फाबेटिकली डालते हो ABCD, लेट सपोज कि समथिंग इज आनंद राज, देन इट इज अंतिमा, तो ANA अंतिमा टी, तो पहले आनंद आएगा फिर अंतिमा आएगा, तो आप ऐसे डालते हो हर चीज़ देख के। आपको पता है जब मैं बात कर रही हूँ ना ग्रुपिंग ऑफ डेफिनेशंस की, तो इन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात की है जिससे आपको ना लर्न करना बड़ा आसान हो गया है। एक बार डेफिनेशन क्लॉज को देखो, इन्होंने ना अल्फाबेटिक वाली तरीके से जो है आपकी बार डेफिनेशन डाली है। ABCD, बी से जैसे कुछ नहीं है तो C पे आ गए। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अल्फाबेटिक वाइज जो है वो डेफिनेशन डाली जाए, पहले की तरह नहीं डॉक्यूमेंट कभी आ गया, जज कभी आ गया, कभी कुछ। अब की बार इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है इसको ड्राफ्ट किया है। तो ये चीज भी आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज डायरेक्ट जब पढ़ते हैं तो ये हमारा दिमाग ही है जो हमें बताता है। आई बात समझ में? तो जब सामने वाला कोई आपसे पूछेगा तो आपको बताना हमारी PW पे एक मैडम है पागल सी, उसने बताया है, ठीक है, उसने बताया है। देखो विक्रम इज लाफिंग कि बैम तो है ही पागल। चलो हाँ कोई बात नहीं, आई एम चिल। चलो, तो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ऐड की गई है। अब आप आओ नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है सेक्शन 53 में। और मुझे आपको इसके लिए एक और बात बतानी है, कम्युनिटी सर्विस इज ए न्यूली एडेड पनिशमेंट। और अब आप प्रिलिम्स के लिए तो खासकर इस बात को याद कर लेंगे दैट नाउ इट इज द 6th टाइप ऑफ पनिशमेंट। नाउ इट इज द 6th टाइप ऑफ पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस इज एडेड इन BNS। सेक्शन 53 में इसको ऐड किया गया है। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस? दैट यू आर रिक्वायर्ड टू यू कैन से कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है, दिस इज अ बिग रेवोल्यूशनरी चेंज। एक चीज और आप लिख लीजिए कि कम्युनिटी सर्विस का पूरा जो बेस है वो आपको BNS में नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आप जो है ना क्या कहते हैं पढ़ते हैं सेक्शन 23 ऑफ BNSS, आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो जब आप इधर कम्युनिटी सर्विस पढ़ेंगे तो वहां पे आप लिखेंगे रेड विद सेक्शन 23 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, न्यू CRPC। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कम्युनिटी सर्विस का जिक्र किया गया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है, अबेटमेंट बियॉन्ड इंडिया, सेक्शन 48। कुछ बातें सेम ऐसी थी पहले भी बट और क्लैरिफाई कर दिया गया है, अबेटमेंट बियॉन्ड इंडिया सेक्शन 48। मैं आपको ये बातें पहले इसलिए ऐड करा रही हूँ, मैं चाहती तो जब पढ़ाती मैं आपको तब भी बता सकती थी, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, हर्ट क्या है, ग्रीवियस हर्ट क्या है, सब कुछ पता है। सेक्शन नंबर वक्त के साथ याद होंगे पर क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे जो चेंज हुआ है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और वो एरिया ये है कि सेक्शन 63 की एक्सेप्शन 2 में चेंज आया है। BNS के सेक्शन 63 में एक्सप्लेनेशन 2 में चेंज आया है और मैं आपको बताती हूं कि वो चेंज क्या है, व्हाट इज दैट चेंज। ये चेंज है कि जो वाइफ की एज थी ना कंसेंशुअल एक्ट की, सेक्सुअल कंसेंशुअल एक्ट की, हमने उसको चेंज कर दिया है, 15 से 18 कर दिया है, 15 से 18 कर दिया है। और अगर आपको नहीं याद है ना कि ये क्या है तो मैं आपको बता देती हूं कि ना पहले प्रोविजन थे रेप के 375 में जो कि आप 63 में आ गए हैं, और वहां पे एक पॉइंट होता था कि कोई अगर मैरिड फीमेल है, ठीक है, 15 साल से कम की, उसकी शादी हुई है और उससे अगर कंसेंट लिया गया है तब भी रेप माना जाता था। अब हमने उस एज को 15 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 18 कर दिया है। कि मतलब अगर कोई फीमेल जिसकी शादी 18 साल से कम की एज में हो रखी है और उसके कंसेंट देने के बाद भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो हम क्या मानेंगे? चलिए हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी आप सिर्फ लिख लो।
कंसेंशुअल फ्रेमवर्क्स को मैरिज के लिए ना, मतलब उसको हमने और ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट बना दिया है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि सिंस अब मैं आपको बीएनएस पढ़ा रही हूँ तो मेरे को आपको बीएनएस में एक चीज़ बहुत क्लियर कर देनी है। आपको पता है कि हमारे ना पार्लियामेंट में, हमारे हर जगह कितने लॉन्ग टाइम से एक चीज़ पे बड़ा डिबेट हो रहा है जो इसी पॉइंट से रिलेटेड है, मैरिटल रेप। वो इट्स बीन लॉन्ग कि हमारे इतने टाइम से मैरिटल रेप पे जो है वो चल रहा है। नाउ अगर हम मैरिटल रेप को जो है वो अपने लॉ में जो है वो डाल देते हैं, हाउ कैन वी प्रूव दैट, हाउ कैन वी प्रूव दैट मैंजरिया है कि नहीं है। अब आप देखो, आज जब हम ये न्यूली एडेड प्रोविजंस का आइडिया पढ़ लेंगे, व्हाई दिस वाज एडेड, तो मैं स्ट्रेट अवे इस पॉइंट पे आऊंगी, मेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। हमने कल मेंटल एलिमेंट करा, पर्सन होना चाहिए, मेंजरिया होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए और इंजरी होनी चाहिए। पर अभी हम जब मेंजरिया पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि मेंजरिया, एक तो ये कि कुछ ऑफेंसेस में मेंजरिया रिक्वायर्ड है और तभी जो है आप लाइबल माने जाएंगे, ठीक है। पर हम कहते हैं कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें मेंजरिया नहीं भी है पर खाली आपकी एक्टस रियस है तो भी आप होते हैं लाइबल। हम कह देते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि आपका मेंजरिया नहीं है फिर भी आप लाइबल हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप मैरिटल रेप जो है वो अगर डाल देंगे, बीएनएस में डाल देंगे, तो आप उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, वेयर मेंजरिया रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। हाउ कैन यू जज कि एक बेडरूम में एक फीमेल के साथ उसकी कॉन्सेंट के साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज रियली इम्पॉसिबल टू जज दैट, ठीक है ना। तो इट्स वेरी डिबेटेबल। और मैं आपको एक साथ बता देती हूँ, आप अपनी नोटबुक पे ऊपर लिख लो, मैरिटल रेप इज वन सच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसे। एसे के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इन जगहों पे ये टॉपिक एसे में बिल्कुल पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन मैरिटल रेप। चलिए आगे आए। अब हमने एक और सेक्शन में चेंज किया है, वो है सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, जो कि बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स। सेक्शन 69, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स। हमने समाज को देखते हुए जो है इस प्रोविजन को ऐड किया है। और ये प्रोविजन हमें क्या कहता है, ये प्रोविजन हमें एक बात कहता है, और वो ये बात कहता है कि अगर कोई, अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर ना जो है एक और बात है, वो ये बात है कि ना अब ये सेक्शन जो है ना ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। देख रहे हो आप, मतलब कहीं ना कहीं अभी इस लॉ में बहुत लूप होल है। कल हमने कहा कि हमने ना गर्ल की जगह चाइल्ड कर दिया, हमने कहा कि हमने ना बॉय और गर्ल कर दिया, बट हमने कुछ चीजें, आप ये बात मानते हो कि ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट जो है, ये पूरा का पूरा लॉ जो है ये जेंडर न्यूट्रल हो गया है? हम नहीं मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जेंडर न्यूट्रल हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अडल्ट्री तो बेटा रिमूव करवा दिया लॉ में से, पर इनडायरेक्टली तो आप इधर अडल्ट्री ही कर रहे हो ना। इनडायरेक्टली तो अडल्ट्री हो रहा है। वो कह रहे हैं डिसीटफुल मीन्स के थ्रू किसी फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है तो वो 69 में पनिशेबल है। डिसीटफुल मीन्स क्या है? नौकरी दे दूंगा, मेरे साथ सेक्सुअल एक्ट कर लो, प्रमोशन दे दूंगा, मेरे साथ सेक्सुअल एक्ट कर लो। आप मुझे एक चीज बताओ, अब वो यूज करता है वहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपनी नोटबुक में लिख लेना इस चीज को। वो वहां पे लिखता है कोई भी विमेन, बेटा विमेन तो मैरिड भी हो सकती है और नॉट मैरिड भी हो सकती है। विमेन तो विमेन है ना, चाहे मैरिड हो चाहे नॉट मैरिड हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम कह रहे हैं कि हमने इस सेक्शन को जो है वो जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं बनाया। हमने यहाँ पे विमेन की जगह ऐसा वर्ड क्यों नहीं यूज किया। आप मुझे एक बात बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं इसका हेडिंग है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स। वो लिखते हैं किसी विमेन के साथ जो है वो गलत हो रहा है और वो उसको फिर ऐसे उसको इंड्यूस किया जा रहा है और फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है। यू टेल मी, किसी मैन के साथ भी तो हो सकता है। तो हमने इसको जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया। ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। क्लियर? चलिए अब हमने एक और चीज को थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज हमने ये किया है कि हमने कहा है कि अगर किसी फीमेल के साथ जो कि 18 ईयर्स से कम की है, उसके साथ अगर गैंग रेप हुआ है और जो कि 18 साल से कम की है, तो डेथ पेनल्टी दी जाएगी पर्सन को। और ये बात की गई है सेक्शन 70 क्लॉज 2 में। सेक्शन 70 क्लॉज 2।
सीवियर पेनल्टी हमने कर दी है। हमने कहा है कि अगर गैंग रेप होता है किसी फीमेल के साथ जो कि 18 साल से कम की है, तो जो ये काम करेगा उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, बिकॉज ये हीनियस क्राइम है। हाँ, पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, अब हमने इस हीनियस क्राइम को और डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट कर दिया। हमने कहा है जो 18 साल से कम किसी बच्चे के साथ जो है वो अगर रेप करता है, गैंग रेप करता है, तो हम उसे डेथ पेनल्टी देंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 70 क्लॉज 2। आइए आगे। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है सेक्शन 95, जो बात करता है हायरिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। आप किसी चाइल्ड को हायर कर रहे हो कोई ऑफेंस कमिट कराने के लिए। बता रही हूँ हायरिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, सेक्शन नंबर 95 ऑफ BNS। हायरिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। कि आप किसी चाइल्ड को जो है वो हायर कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो जो कि 18 साल से कम है, और ये इंक्लूड करता है इसमें जब आप किसी बच्चे को किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है मॉब लिंचिंग, 103 क्लॉज 2। 103 क्लॉज 2, मॉब लिंचिंग। कि you understand what is mob lynching? What is mob lynching? हाँ जी, मार देना, भीड़ में लोगों को मॉब के द्वारा किसी बंदे को मार देना पीट पीट कर, ठीक है ना, दैट इज मॉब लिंचिंग। और ना ये आपको बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ये कहते हैं कि क्या पता आपने किसी, क्या हुआ कि वो आपको कहते हैं कि ना किसी कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, क्रीड, किसी बेसिस पे अगर आपने ऐसा किया है तो वो 1032 में बताया गया है। उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको शायद कल ये बात नहीं बताई थी, अभी तक ये एनफोर्समेंट में नहीं आया है, दैट इज सेक्शन 106 का क्लॉज 2। 106 का क्लॉज 2, थोड़ी बहुत भी अगर न्यूज आपने सुनी है तो बता पाएंगे 106 का क्लॉज 2 क्या है? हिट एंड रन केस। अभी तक बहुत प्रोटेस्ट हो चुका है, तो इसीलिए जो है हमने इसको एनफोर्स नहीं किया है, बट ये बहुत जल्द एनफोर्स हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हिट एंड रन एक्सीडेंट्स। हिट एंड रन एक्सीडेंट्स, ऑफेंडर जो है वो एस्केप हो जाता है, मार के भाग जाता है, तो हमने कहा उसकी पनिशमेंट 1062 बताता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 111, सेक्शन 111। 111 हमें बताता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 111 हमें बताते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हर कुछ आता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स। आज तक आईपीसी साइबर क्राइम्स के बारे में बात करता था, बट वक्त के साथ जो है हमें ये ऐड करना पड़ा, क्योंकि अब मुझे बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आजकल साइबर क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, वेडिंग का कार्ड आ रहा है तो पैसे उड़ जाते हैं अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोई आपको मैसेज करता है, लाइक मेरे को ऐसा लगता है क्लास में बैठे हुए हर बच्चे के साथ एक ना एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ होगा साइबर क्राइम का, कि ना कुछ आ रहा है और आपको लग रहा है, लाइक पर्सनली मेरे साथ तो कितनी बार हो चुका है, इट हैपेंड विद मी मैनी अ टाइम्स। कॉल आता है, ये वो, एक बार तो गूगल पे आ गया कि देखो क्रेडिट हो गया, एंड इट लुक्स लाइक कि वो रियल है, इट लुक्स लाइक कि वो रियल है, तो हमें ये सब चीज़ें भी ऐड करनी पड़ी, बट फिर भी लोग जो है इसका जो है वो बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, बट हमें कोशिश करनी है। बट वो अब लिख दिया है उन्होंने, बट बहुत कम जो है वो हेल्प हो पाती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पकड़ पाते हैं, बट कोई नहीं, हमने चेंज को देखते हुए इस चीज़ को जो है वो ऐड किया है।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने ऐड की है, बहुत चांसेस हैं, देखो ये जितने प्रोविजंस आपने लिखे हैं ना, वेरी हाई चांसेस कि ये प्रीलिम्स में आपसे 100% पूछे जाएंगे। जब भी एग्जाम होगा, एक तो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा वो एज वाला, 15 से 18 जो कर दिया गया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी बड़ा डिबेटेबल था। एक बार 18 से 15 हो गया, 15 से अब 18 कर दिया, तो ये ना बड़ा डिबेटेबल है। ठीक है, चलो उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐड किया है, जो कि हमने ऐड किया है 112 और 113 में, petty organized crime, and now they have added terrorist act as well। 112 एंड 113, कृतिका जी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 112 एंड 113 जो कि बात करता है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट की। उसके बाद आप एक चीज ऐड कर लो, अब इन्होंने ना, पहले नहीं थी ये चीज, इन्होंने अब ऐड कर दिया, इन्होंने अब ऐड कर दिया है सेक्शन 239 में, लाइक 2 क्लॉज 39 में, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन, कमीशन ऑफ ऑफेंसेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, दिस इज ऑल्सो एडेड इन BNS। कमीशन ऑफ ऑफेंसेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 2 सब क्लॉज 39। एक चीज और, इन्होंने स्नैचिंग को एक अलग से ऑफेंस बना दिया है अब सेक्शन 304 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। इन्होंने स्नैचिंग को अलग से ऑफेंस बना दिया है सेक्शन 304 BNS में। और एक बात को याद रखना, इधर तक तुम बस इतना ही समझो, ये न्यूली एडेड प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनका आइडिया क्या है हम समझ गए हैं कि हमने क्यों किसको ऐड किया है, और जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपने अपनी किताबें खोलकर नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका पेज नंबर 3 जो है स्टडी मटेरियल का, बहुत खूबसूरती से बताता है, जो कल आप लोग नहीं बता पाए थे कि रिमूवल ऑफ अडल्ट्री का केस कौन सा है। हाँ हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ, कल कुछ लोग नहीं बता पाए थे ना। अच्छा ठीक है, अब सुसाइड वाला कौन सा था, और कौन सा नहीं बताया था कल आपने? हाँ, यही नहीं बताया था। तो आपके जो है वो स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उन्होंने बताया कि हमने अडल्ट्री के प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमने नेचुरल अननेचुरल ऑफेंसेस को जो है वो हटा दिया गया है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप एक बात ध्यान से समझिएगा, हमने सेडिशन को रिमूव कर दिया है, बट जब कल आपने लिखा था ना, जहां पर आपने रिमूवल ऑफ सेडिशन लिखा था, उस पेज पे वापस जाओ, गो टू दैट पेज। कल मैंने लिखवाया था ना आपको कि व्हाट प्रोविजंस हैज बीन डिलीटेड, तो आपने लिखा था सेडिशन हैज बीन डिलीटेड, वहीं पर आप एक बात लिख लो दैट यस सेडिशन हैज बीन डिलीटेड, बट इसका कुछ रेफरेंस जो है वो BNS के सेक्शन नंबर 152 में जिक्र किया गया है। इट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स। सेक्शन नंबर 152 में BNS में इसका जिक्र किया गया है कि एक्ट जो कि एंडेंजर करती है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वन 152 ऑफ BNS सेडिशन के इनडायरेक्टली बात करती है, नॉट डायरेक्टली। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आई होप आप मेरी कहानी को समझ पा रहे हैं कि मैं भी आप भी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, हमने BNS शुरू नहीं किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब आगे आता है, उधर ही मत जाओ, आगे उधर ही जाओ, पीछे ही जाओ। पीछे मैंने आपको लिखवाया था कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस, ठीक है ना। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस एज पर सेक्शन 309 फॉर नाउ, बट हमने कहीं ना कहीं इसको जो है इनडायरेक्टली रेफर किया है 226 BNS में, 226 BNS में। टू 226 BNS में
कल हमने ये बात कर ली थी कि हमने जेंडर न्यूट्रल बना दिया है, ये कल हम जिक्र कर चुके थे। उसके बाद आज मैंने आपको बता दिया है कि हमने इनकोएट ऑफेंसेस को कंसोलिडेट करके लिख दिया है, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, अबेटमेंट, हमने इनको जो है वो कंसोलिडेट करके एक जगह लिख दिया है। उसके बाद 69 वी हैव डन, रेप वी हैव डन, हमने गैंग रेप के प्रोविजंस को एक्सपैंड कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर्जरी एंड ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब जो है आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। येस्टरडे वी स्टार्टेड विद दिस पॉइंट। आपको आइडिया बिहाइंड न्यू प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप हमें 2 शब्दों में बताइए दैट व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द न्यू प्रोविजंस, व्हाई वी हैव एनैक्टेड दिस न्यू लॉ, तो आपको कहना है कि देखो वक्त के साथ ना, विद द स्पैन ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ टाइम, हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है। हमारा इतना पुराना कॉलोनियल एरा का जो ये लॉ था, हमें बहुत ज़रूरत थी इसको चेंज करने की। हम कब तक अमेंडमेंट्स जो है वो लाते रहते, तो हमें बहुत ज़रूरत थी। इंडिया को देखते हुए हमें एज की ज़रूरत थी, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने की ज़रूरत थी। हालांकि देखो अभी पहली बार आया है तो बहुत चांसेस है कि इसमें बहुत अमेंडमेंट होंगे। अभी तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जब मैं खुद पढ़ चुकी हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी फील होती हैं कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, तो वक्त के साथ जब उनके पास सामने चैलेंजेस आएंगे, कोर्ट में केसेस जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि किसका मिसयूज़ हो रहा है, किसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो वक्त के साथ तो बहुत अमेंडमेंट्स आएंगे, वो तो इस बात पे तो कोई सवाल ही नहीं है। बट सवाल अब यहाँ पे आके रुक जाता है कि व्हाट इज क्राइम। मैंने कल आपको कहा, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि क्राइम क्या है, व्हाट इज क्राइम। तो आपने कहा कि मैम कोई भी अनलॉफुल एक्ट है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप मुझे बताओ कि अच्छा देखिए क्राइम कहीं डिफाइन है कि नहीं है, तो आपने कहा नहीं नहीं मैम क्राइम तो कहीं डिफाइन नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि क्या बीएनएस में ऑफेंस डिफाइन है, तो आपने कहा कि हाँ मैम ऑफेंस तो डिफाइन है। बट अब जो है मैं उस कहानी को यहीं पे पॉज देके एक बार चीजें अलग लेवल पे शुरू कर रही हूँ। मैं पॉज देके इसलिए शुरू कर रही हूँ कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि ऑफेंस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। आप मेरे को ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ के बताना कि वो वहां पे क्या कहते हैं। टेल मी, वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आपको क्या कहते हैं, कौन से सेक्शन में दी गई है ऑफेंस की डेफिनेशन। 2, देखो अब 2 क्लॉज 24। मैं आपको एक बात इसलिए बताना चाहती हूं कि हमें यह पता चल गया कि क्राइम में और ऑफेंस में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। अब वो आपको कहते हैं कि जो जो चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, जो भी इन्होंने लिख दिया है, दैट इज मेड पनिशेबल बाय द संहिता, बट दिस 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 दिस, वो क्या लिखते हैं कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, सेक्शंस को छोड़ के, जो नीचे ए और बी में मेंशन किए गए हैं, दी वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द संहिता। और एक बी में देखो वो आपको बोलते हैं दी वर्ड ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग व्हेन एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ, लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर सच लॉ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 6 months और मोर, वेदर विद और विदाउट फाइन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ऑफेंस तो बच्चे वो भी होता होगा ना जो क्या कहते हैं जिसकी पनिशमेंट बीएनएस में नहीं दी। ऑफेंस तो वो भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे लिख रहा है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में और किसी लोकल लॉ में कोई पनिशमेंट दी गई है तो हम उसको ऑफेंस मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आईपीसी में, लाइक बीएनएस में, जो बीएनएस बात करता है, बीएनएस हमें एक बात कहता है कि जो इस संहिता में दिया गया है वो तो पनिशेबल है, दैट इज पनिशेबल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी लोकल लॉ में, किसी स्पेशल लॉ में कोई ऑफेंस बताया गया है तो वो भी ऑफेंस है। आप इस बात को समझना। आप अपने माइंड में ये लेके कभी मत चलना कि सिर्फ ऑफेंस का मतलब वही है कि वही ऑफेंस होगा जो सिर्फ किसमें पनिशेबल है, भारतीय न्याय संहिता में नहीं। अगर किसी स्पेशल लॉ में, किसी लोकल लॉ में अगर किसी ऑफेंस को ऑफेंस माना गया है, उसकी पनिशमेंट दी गई है, तो वो भी ऑफेंस है। अब इससे पहले मैं आपको मेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बताऊं, मैं आपको अपनी वही घिसी पिटी स्टोरी पे आके रोक दूंगी कि जब हमने आपको कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके, बहुत डिटेल में पढ़ चुके, हमने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म। बच्चे जितने लॉज निकले हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकले हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के एक बात तो समझ गए कि हर चीज़ में इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस नहीं है, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है। यू अंडरस्टैंड दैट? आज जो है हम ये कह दें कि ये चीज़ लीगल है, आज हम कह दें भाई मर्डर करना इज लीगल, प्लीज ट्राई टू टेल मी दिस थिंग कि मर्डर करना इज लीगल अंडर बीएनएस, बट क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस के
अगेंस्ट है, तो वो चीज को प्रिवेल करने का अधिकार ही नहीं है, वो लॉ में रह ही नहीं सकते हैं। समझ में आई बात? तो हमने कहा कि हमारी पूरी कहानी जो है ना बेटा वो शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप तो बीएनएस पढ़ाने चली थी, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे कहाँ आ गई? मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने जीवन में अब एक गांठ बांध लेना। अभी तक तो हम सिविल लॉ पढ़ रहे थे, सिविल लॉ में मतलब हमने टीपी और ईजमेंट पढ़ा, तो हमने उसमें हमें जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिखने की जरूरत नहीं थी। हमने कॉन्स्टी पढ़ा, तो कॉन्स्टी तो अपने आप में इज अ ग्रैंड नॉर्म, तो हर जगह हम सेम बात लिख रहे हैं। बट नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे बच्चों से एज लेना है आंसर राइटिंग में, अगर आप ये चाहते हो कि दूसरे से आपको एज मिले आंसर राइटिंग में, तो आज जो मैं थोड़ी डिक्टेशन दूंगी आप उसको अपने आंसर राइटिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है? और अब आपको मेरी एक बात समझनी है कि वो स्टोरी क्या है। वो स्टोरी ये है कि व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ लॉ, कि बीएनएस का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है। जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे, कोई आपको कहेगा कि चलो जी थेफ्ट के ऊपर जो है वो शॉर्ट नोट लिख दो, थेफ्ट के ऊपर कुछ लिख दो, या आपको दिल्ली जुडिशरी की तरह जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिले और वो जो है वो आपको कहें कि आप लिख दो, तो क्या आप सिंपल ऐसे शुरू कर देंगे? क्योंकि अब हम बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ, 200 नंबर का पेपर जो है वो हम पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि क्या आप शुरू कर देंगे अच्छा जी थेफ्ट इस वाले में लिखा है और ये इसके एलिमेंट्स हैं। बेटा आपको तो डायरेक्ट मिल रहा है दिल्ली हरियाणा में, उनको आपके एलिमेंट चेक ही नहीं करने हैं, उनको पता है कि आप डायरेक्ट से देख के भी लिख सकते हो, यू नो ना, दिल्ली हरियाणा में डायरेक्ट मिलता है, उनको आपके एलिमेंट चेक ही नहीं करने हैं, उनको आपकी आंसर राइटिंग स्किल ऐड करनी है। तो आप हमेशा शुरू करेंगे जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस से, और हेडिंग नहीं बनानी है दिस इज जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, नहीं, आपको बताना है उस लॉ का बेस। अब आपको धीरे धीरे 1-2 क्लासेस में लॉ का बेस क्लियर होगा। लॉ का बेस क्या है कि आपको बताना है कि देखो कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। आपको ये बताना है कि जो बीएनएस है, आप मेरी बात को समझो, आप अभी यहाँ पर आंसर राइटिंग करोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैडम 60 दिन तक हम हर आंसर में एक घिसी पिटी बात लिख रहे हैं, शुरुआत में एक घिसी पिटी बात लिख रहे हैं। पर आप मेरे को ये बात बताओ, वहां तो आपको आईपीसी के 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे ना, वहां तो आपको आईपीसी के 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको थोड़ी ना पता है कि आप पिछले 60 दिन से एक ही बात लिख कर आए थे। तो इसीलिए आपको अपनी आंसर राइटिंग में ये बात यूज करनी है। आपको बताना है कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो कि इनैक्ट हुआ है, एनफोर्समेंट में आया है, उसका सबसे बड़ा काम है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। भारतीय न्याय संहिता का सबसे बड़ा पर्पस ऑब्जेक्ट है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। And the essence of BNS is based on कि BNS का, भारतीय न्याय संहिता का एसेंस बेस्ड किस पे है? दैट वाज बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। आप एक हेडिंग बनाओ दैट व्हाट इज द लार्जर पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ, मेक द हेडिंग दैट पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ। और आप पेपर में ऐसे हेडिंग नहीं बनाओगे अलग से, बट आप ये सारी चीजों को यूज करोगे, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ, फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर। है कि नहीं है? मेरे को हाँ या ना में बताते चलना। टू प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करना भारतीय न्याय संहिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भाई। अगर देश में रॉबरी, डिकॉइटी, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, थेफ्ट होने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम लिख रहे हैं द लार्जर पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड डिसेंसी। टू प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड डिसेंसी। हमें पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखना है, हमें अपने देश में, हमें अपनी स्टेट में स्टेबिलिटी चाहिए, और हमें अपनी स्टेट में, हमें अपने देश में डिसेंसी चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोग को लग रहा होगा मैम ये आप क्या बोले जा रहे हो? बेटा आप मेरी बात को समझो कि
आपको जो है दुनिया से अलग नंबर तभी मिलेंगे जब आप कुछ अलग लिख कर आओगे। अलग कैसे लिख के आना है? आपको एक सिचुएशन मिली, ए ने जो है ना बी को मारा, पर उसकी इंटेंशन जो है वो डेथ कॉज करने की नहीं थी। हस्बैंड को लगा कि वाइफ जो है ना वो मर गई और उसने उसको फैन पर टांग दिया, हैंग कर दिया, तो अब जो है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा या जो है वो हर्ट के लिए लाइबल होगा? कौन कह रहा है मर्डर? अब आप मेरी बात को समझो कि वो हर्ट के लिए लाइबल होगा, पर उसके साथ वो फैब्रिकेशन के लिए भी लाइबल होगा कि भी आपने जो है वो टेम्पर कर दिया, एविडेंस है वो कर दिया है, पर वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसकी इंटेंशन मर्डर कॉज करने की नहीं थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब जब आप मुझसे, शिवानी उस दिन पूछ रही थी कि मैम इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बस इतना सा लिख देंगे, नहीं। क्रिमिनल लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। क्रिमिनल लॉ में बातें बना बना के लिखनी है, पर बातें बनाने का मतलब ये नहीं है कि 10 पेज भर देने हैं। आप क्रिमिनल लॉ के आंसर को ऐसे करोगे, क्योंकि जब मैंने आंसर राइटिंग की क्लास ली थी तो आप में से कोई नहीं आया था सिवाय एक बच्चे को छोड़ के। तो जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसका आंसर कैसे करना है, लाइक इन दी अबव फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस, क्योंकि ऊपर आपको पूरी स्टोरी दी गई होगी। इन दी अबव फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस फिर आप चीजें लिखना शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है, क्रिमिनल लॉ का जो है वो मेन पर्पस क्या है, कि क्रिमिनल लॉ को हमने बनाया ही क्यों है। अगर एक बात बताओ, हमें अपने देश में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करना था, डिसेंसी नहीं चाहिए थी, तो हम नहीं बनाते। चलते चलते मैं आपको चांटा मार देती, फिर आप मेरे को चांटा मार देते, क्या कितने हमें जरूरत ही नहीं थी। बट हम अपनी स्टेट में, हम अपनी कंट्री में डिसेंसी चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करना चाहते थे, इसलिए हम क्या लेकर आए? क्रिमिनल लॉ लेकर आए। दूसरा पर्पस लिखो, to protect citizens from any such conduct of others, to protect citizens from any such conduct, to protect citizens from any such conduct of others which is offensive and injurious, which is offensive and injurious. हम कह रहे हैं हम अपने देश के लोगों को, हम अपने देश के वासियों को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों के ऐसे कंडक्ट से जो कंडक्ट जो है वो ऑफेंसिव है, इंजूरियस है। अब जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग करोगे तो आपके सामने जो है वो 2 वर्ड आएंगे, और यही वर्ड आपने जो है मेंटल एलिमेंट में यूज किए हैं, ऑफेंस एंड इंजरी। पर्सन है, एक्टस रियस हो रहा है, मेंजरिया हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? इंजरी हो रहा है। तो हम ऑफेंस ही तो मान रहे हैं ना उसको 224 के हिसाब से। तो हम कह रहे हैं कि हमें अपने सिटीजन्स को उस कंडक्ट से बचाना है जिस कंडक्ट को हम ऑफेंसिव और इंजूरियस मानते हैं। ऑफेंस हम किसे मानते हैं, कहाँ बताया है? इंजरी हम किसे मानते हैं, कहाँ बताया है? इंजरी टू माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, बॉडी, एवरीथिंग। मतलब कि इंजरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी किसी भी तरह से हो सकती है। आईपीसी लाइक बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि हम कहते हैं कि सिर्फ चांटा मारना, खून कर देना, चाकू मार देना हिज इंजरी नहीं है। सिर्फ अगर मैंने पेपर में कुछ पब्लिक कर दिया, मैंने कह दिया कि अनामिका कभी जज नहीं बन सकती, सरकास्टिक करके, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं आता, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एग्जांपल दे रही हूं क्योंकि आप बन सकते हो। तो अगर मैंने कुछ ऐसा दे दिया तो उसका क्या हो गया? डेफेमेशन हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे जो है क्या कहते हैं आया और ट्रेसपास कर दिया, तो क्या आपको इंजरी नहीं हो रही है? किसी ने आपकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है उसको जला दिया है, आपके साथ मिसचीफ नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ मारधाड़ करना ही इंजरी नहीं होता। इंजरी इज समथिंग कि सामने वाले के कंडक्ट से आपकी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी सबको हार्म हो रहा है।
ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी बॉडी पे हार्म हो रहा है, कभी आपकी प्रॉपर्टी पे हार्म हो रहा है, कभी आपको जो है रेपुटेशन पे हार्म हो रहा है, कभी किसी वजह से आपके माइंड को हार्म हो रहा है। तो हम कहते हैं इसीलिए हमको क्रिमिनल लॉ लेकर आना पड़ा कि हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। दैट इज वाई वी नीड क्रिमिनल लॉ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आऊंगी, पढ़ाऊंगी और चली जाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी बेटा ये एलिमेंट है, बट आपको पर्पस तो पता होना चाहिए ना क्रिमिनल लॉ का। आगे आओ, थर्ड पॉइंट लिखो। टू प्रोवाइड सफिशिएंट सेफगार्ड्स, to provide sufficient safeguards against exploitation, to provide sufficient safeguards against exploitation, operation नहीं oppression, OPPRESSION, and corruption particularly to the vulnerable sections of the society, particularly to the vulnerable sections of the society. देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ और ना शायद आप वो चीज़ मेरी समझ पाओगे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि देखो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है ना वैसे वैसे ना लॉ भी बदल रहा है। वैसे वैसे लॉ क्यों बदल रहा है, आप ना अपने सामने एग्जाम्पल लेके देखो कि हमें जो है क्यों अमेंडमेंट करनी पड़ती है, क्यों हमें वक्त के साथ लॉज को जो है वो चेंज करना पड़ता है। हालांकि पूरे देश में बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, बच्चों ने बड़ा शोर मचाया, लॉ बदल गया, ये हो गया वो हो गया, बट आप एक एसेंस को समझो कि हमें ना लॉ को अमेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप यू गो टू द एरा जब आप छोटे बच्चे थे, तब आप सुनते थे कि किसी के फ़ोन से पैसे निकल गए, क्योंकि तब साइबर क्राइम्स नहीं होते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे साइबर क्राइम्स बढ़ने लगे। जब मैं आपको टॉर्ट्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, पहले टॉक्सिक टॉर्ट नहीं होता था। अब नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट इज टॉक्सिक टॉर्ट। भाई टॉक्सिक टॉर्ट का मतलब था कि पहले पराली जलाने से, स्टबल बर्निंग करने से पोल्यूशन नहीं होता था, बट अब होने लगा। तो पहले हम स्टबल बर्निंग को ऑफेंस नहीं मानते थे। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले लोग जो है वो पराली नहीं जलाते थे, जलाते थे, कितने सालों से जलाते थे, पर क्या तब ऑफेंस माना जाता था? माई ग्रैंड मदर ऑलवेज से कि पता नहीं क्यों ये पागल हो गए हैं, पराली के पीछे पड़े हुए हैं, और जब हम उगा देंगे तो हम जो बचा हुआ रेजिड्यू है उसका क्या करेंगे, तो वो तो हर कोई जलाता है। तो हम कहते हैं कि क्या पहले स्टबल बर्निंग ऑफेंस था, पर अब है, अब पेनल्टी लगती है। और मेरी तो ग्रैंड मदर मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तू इतनी पढ़ी लिखी है, तू मेरे सवाल का जवाब दे कि पंजाब में पराली जलाते हैं तो वो दिल्ली में धुआं आता है, बीच में हरियाणा में क्यों नहीं होता? इट्स अ क्वेश्चन। नो, बीच में तो हरियाणा भी है, उड़ उड़ के वो दिल्ली क्यों आता है, बीच में हरियाणा में पोल्यूशन क्यों नहीं होता? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो चलो, अब हमारा वो मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमें क्रिमिनल लॉ लेके आए, हम अमेंडमेंट लेकर आए, हमें वक्त के साथ चेंज करना पड़ा। अब आपको पता है, आप कहोगे कि मैम ऑफेंस की डेफिनेशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो जो है वो क्राइम है, वो ऑफेंस है, ठीक है। आप मेरी बात को समझो कि एक चीज़ इज क्राइम और नॉट, वेदर समथिंग इज क्राइम और नॉट, ये बिल्कुल डिपेंड करता है सोसाइटल परसेप्शन पे। आपको लगेगा भारतीय न्याय संहिता ने लिख के दे दिया कि भैया ये ऑफेंस है तो ये ऑफेंस है, ये क्राइम है तो ये क्राइम है। मैं कह रही हूं कि कोई चीज क्राइम है या नहीं है, whether something is crime or not, that is totally based on the societal perception. I am asking this question to all of you, why it is based on the societal perception? Something is crime or not, why it is based on societal perception? बताओ। पहले होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, आप मेरी बात को समझ पाओगे। अर्लियर सती वॉज नॉट एन ऑफेंस, बट विद द स्पैन ऑफ टाइम नाउ इट इज। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली डोंट से मॉरल्स बट समथिंग दैट इज अफेक्टिंग सोसाइटी एट लार्ज।
जो लार्ज बेसिस पे सोसाइटी इंपैक्ट कर रहा है। तो हमें लगता है, एक बात बताओ, अगर दुनिया को लगे कि दूसरे आदमी को मारना जो है वो ऑफेंस नहीं है, तो हम मर्डर को ऑफेंस कैसे बना देंगे? वी कैन नॉट मेक इट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं रूपन दियो बजाज का केस। फीमेल के हिप्स पर टैपिंग करना, क्या पता दुनिया उसको ऑफेंस ना मानती हो, बट एक फीमेल को वो आउटरेजिंग मेडेसिटी लगती हो, तो हमने कहा कि वो ऑफेंस है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द थिंग्स टू लर्न दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, सम एक्ट which is affecting people at large, which is affecting society at large. That time you will understand, that time you will realize कि ये offense है कि नहीं है। Individuals जब आपको बताएंगे, केसेस जाएंगे कोर्ट में, तो आपको पता चलेगा that is offense or not। पहले हमें नहीं पता था। सी अंडरस्टैंड, विद द स्पैन ऑफ टाइम वक्त बदला, हालात बदले। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आज आपके बेयर एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है क्योंकि सरकार को वापस आना है, बट जब सरकार दोबारा वापस आ जाएगी, एक और टर्म में वापस आ जाएगी, तो मैरिटल रेप भी जो है वो आपकी बेयर एक्ट में होगा। आज से 20 साल पहले किसी फीमेल को पता था कि बेडरूम में अगर क्या कहते हैं उसकी कंसेंट या नॉन कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो मैरिटल रेप है? किसी को भी नहीं पता था। यू ऑल आर ग्रोन अप। बट जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा, एक फीमेल कहेगी विदाउट माई परमिशन यू आर डूइंग, चाहे वो वाइफ ही क्यों ना हो, तो वो कह देगी कि नहीं, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो दैट इज मैरिटल रेप। तो आप देख रहे हो सोसाइटी एट लार्ज जब इफेक्ट होने लगती है। अगर इफ आई टॉक अबाउट माई इफ आई टॉक अबाउट माई मदर्स जनरेशन, आई थिंक दे, आप सबकी मदर्स की जनरेशन के पेरेंट्स की बात करें तो आई थिंक दे हैव नेवर दिस आइडिया ऑफ मैरिटल रेप। इनफैक्ट आई एम अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट। अरे भैया, सामने वाले का तो जीवन खराब हो जाएगा क्योंकि आप इसको जेंडर न्यूट्रल बनाओगे नहीं। आप बोलोगे मैन इज पनिशेबल फॉर दैट, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक बेडरूम में जो है वो फीमेल की कंसेंट से हो रहा है? सी रेप, आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप। हाउ यू इवन कैटेगराइज कि एक बेडरूम में एक फीमेल के साथ रेप हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मैरिटल। पर जब सोसाइटी एट लार्ज इफेक्ट होने लगेगी तो देखना मैरिटल रेप भी ऑफेंस हो जाएगा। समझ में आई? आज तक साइबर क्राइम ऑफेंस नहीं था, कुछ 10 साल से फ्रॉड होने लगे, पैसे निकलने लगे, ये होने लगा, फेसबुक ट्विटर फलाना ढिमकाना शुरू हो चुका, तो साइबर क्राइम क्या हो गया? करता तो हम में से ही कोई है ना। तो आप मेरी बात को समझो कि एक चीज क्राइम है या नहीं है। सी, मैं आपको इस पर इतना टाइम इसलिए खराब कर रही हूं बच्चों, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। उनको आपको फंसाने के बहुत तरीके आते हैं। अभी जो दिल्ली जुडिशरी के इंटरव्यू होने वाले हैं, उसके जो पैनलिस्ट बैठे हैं, जजेस, तो वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ हमें इतना बता दो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस न्यू लॉ इनटू कंसिडरेशन। आईपीसी तो था ना, सब कुछ लिखा भी हुआ था। वो कह रहे हैं कि जब इतनी अमेंडमेंट हो चुकी थी तो 4-5 अमेंडमेंट और करके साइबर क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कम्युनिटी सर्विस ऐड कर देते। क्या जरूरत है? बात गलत तो नहीं कह रहे वो। तो आपको ये बात बतानी है कि जैसे वक्त के साथ कभी सती ऑफेंस नहीं होता था, अब सती ऑफेंस हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल फॉर आंसर राइटिंग। सती ऑफेंस नहीं होता था, वक्त के साथ सती ऑफेंस होने लगा। ठीक है, साइबर क्राइम ऑफेंस नहीं होता था, साइबर क्राइम ऑफेंस होने लगा। अनटचेबिलिटी ऑफेंस नहीं होता था, पहले नहीं पता था, बट वक्त के साथ पता चला कि नहीं, ये करना गलत है। आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल कि आजकल उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। डोंट टेक इट अदरवाइज। हम किसी लोअर क्लास को उसके नाम से हिंदी में बुला दें तो जो है क्या कहते हैं, देखो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, सबकी अपनी कम्युनिटी है, सबकी अपनी कास्ट है, बट नाउ इट इज ऑफेंस, नाउ इट इज ऑफेंस। तो हम कह रहे हैं कि कोई चीज क्राइम है या नहीं है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? सोसाइटल परसेप्शन पे। अगर एट लार्ज सोसाइटी अफेक्ट हो रही है तो वो क्राइम है, अगर एट लार्ज सोसाइटी अफेक्ट नहीं हो रही है तो वो क्राइम नहीं है। और अब जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं आपको जो है वो चीज भी समझाऊंगी कि आपको एक बात समझनी है कि अभी आपने सिविल लॉ भी किया है, टीपीए किया है, और अब आप क्रिमिनल लॉ भी कर रहे हो। आपको एक बात समझनी है कि जब हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ पढ़ने लगते हैं, जब हम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पढ़ने लगते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपके जो है सिविल में प्राइवेट राइट्स अफेक्ट होते हैं।
प्राइवेट राइट्स अफेक्ट होते हैं। मेरे और जय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि जय जो है वो मेरे को घर बना के देगा, उसके बदले में मैं उसको पैसे दूंगी। जय ने मेरा घर नहीं बनाया तो भैया मेरे को अफजल से क्या लेना देना है, मैं तो जय को स्यू करूंगी ना, साफ सीधी सी बात है। बट अब मैं कह रही हूं कि मतलब कि सिविल में माई राइट इज इन पर्सोनम, बट इन क्रिमिनल में माई राइट इज टुवर्ड्स द होल पब्लिक एट लार्ज, राइट इन रेम। तो सिविल में जो यू अंडरस्टैंड पर्सोनम एंड रेम, ओके, लिसन टू मी कृतिका, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। आपको नहीं पता है ना, फील फ्री, यहाँ पे बैठे किसी बच्चे को कुछ नहीं आता। अगर आपको नहीं पता है कि मैम मेरे कोई मतलब नहीं पता, आप हिंदी से हो, आपको नहीं पता, आई टेल यू, आई एम हियर टू टेल यू, पर्सोनम एंड रेम दो वर्ड्स होते हैं। राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम। पर्सोनम का मतलब होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, आपके मेरे बीच का। रेम का मतलब होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सिविल लॉ क्या होता है बच्चे, सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपना घर बेचना है, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने मेरे को अर्नेस्ट मनी दे दिया, बयाना दे दिया, ठीक है, मैं आपके पैसे लेके उड़ गई, तो अब आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो ना कि मैं मेरा पैसा लेके भाग गई, ठीक है। आपको स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल करके क्या मिलेगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, तुम सबने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, चलो अभी उन्होंने नहीं पढ़ा, हम कहते हैं स्टेट की क्या ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है कि हमें क्या करे, प्रोटेक्ट करे। अगर अब स्टेट हमें किसी कारण से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही तो हम किसको स्यू करेंगे? तो अब हम क्या कह रहे हैं, तभी तो हम हमेशा क्या कहते हैं, अगर आपने क्रिमिनल लॉ देखा हो, यू ऑलवेज राइट किफी अग्रवाल वर्सेस, तो आप स्टेट को प्रोसिक्यूट करते हो। तो रेम का मतलब है जो राइट आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट मिला है। तो बच्चे आपको एक राइट मिला है ना पूरी दुनिया के अगेंस्ट, कि आपके कोई लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर नहीं कर सकता। आपको राइट मिला है ना कि कोई आपको मार नहीं सकता, मिला तो है ना। तो हम कह रहे हैं ये हक आपको मिला है अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। पर अब मैं कह रही हूं कि आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी दुनिया का क्या लेना देना है, कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में है। तो हम कहते हैं कि सिविल में जहां पे पर्सोनम है वहां पे उधर रेम है। हम कहते हैं कि सिविल में जो राइट प्राइवेट राइट है वो क्रिमिनल में क्या है, पब्लिक राइट है, पब्लिक राइट है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वहां पे हम रेमेडी जो है वो इंडिविजुअली लेते हैं, यहाँ पे हम रेमेडी जो है कैसे लेते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो है आप मेरी एक और चीज को समझो, ऑपरेशन, ऑपरेशन बताना, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? किसी को सप्रेस करना, किसी को दबाना, ऑपरेस करना, ऑपरेशन, ऑपरेशन तो किसी को दबाना, किसी को ऐसे दिखाना कि तुम, हाँ, किसी को ऐसे दिखाना कि तुम तो बड़े इंफीरियर हो, लाइक दैट। तो आप थोड़ा, अच्छा ठीक है, आप ना एक थोड़ी सी बात लिखो, प्लीज राइट डाउन, आगे लिखो, इसी में क्या इंट्रोडक्शन चल रहा है, लिखो। पहले तो आप मुझे ये बताओ, यहां तक मजा आया, चीजों को समझ में आया? लिखो। जो नए बच्चे आए हैं उनको आया समझ? सी देखो, अभी हमने आईपीसी शुरू किया, हमने आईपीसी निकलता है भाई, मेरे को माफ करो, हमने बीएनएस जो है वो शुरू किया है। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें मैंने इनको बताया कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, हमने जो है उन चैप्टर्स को कैसे कैटेगराइज किया है, ठीक है। आज कल हमने थोड़ा ये भी पढ़ा कि कौन से प्रोविजंस हम डिलीट कर चुके हैं, ठीक है ना। हमने जो है वो बीएनएस में नहीं रखा है, आईपीसी में दे वर देयर बट दे आर नॉट देयर इन दी बीएनएस। हमने कल इस बात का जिक्र किया। आज मैंने एक रफ आइडिया दिया कि देखो ये नई चीज़ ऐड हुई है, हुई तो और भी चीज़ें हैं, पनिशमेंट हो गई, चेंज, पर वो सब नहीं करेंगे हम। ये कुछ ऐसा है जो एक्सप्रेसली नया ऐड हुआ है, कम्युनिटी सर्विस, ट्रांसजेंडर, मॉब लिंचिंग, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ये कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नई ऐड हुई हैं, बीएनएस में नहीं थी, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, कल हमने ना एक बात पढ़ी थी कि देखो क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, पर क्राइम के कुछ मेंटल एलिमेंट्स होते हैं, पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रियस, इंजरी, ठीक है। तो कल मैंने इनको एक होमवर्क दिया था, मुझे नहीं पता इनमें से कौन कर आया है। कल मैंने इनको एक होमवर्क दिया कि आप लोग पर्सन पढ़कर आएंगे कि पर्सन क्या होता है, और आप मेरे को ये बताएंगे कि क्या कंपनी को क्रिमिनल लॉ में लाइबल किया जा सकता है या नहीं।
कल मैंने इनको ये होमवर्क दिया था, ठीक है, तो अब जो है हम उसको भी आगे डील करेंगे, बट उससे पहले मुझे इनको ऑब्जेक्ट और पर्पस बताना है क्रिमिनल लॉ का। तो हमने कहा कि देखो सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहा है, तो क्रिमिनल लॉ का बेस ये है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, ठीक है, हमें दुनिया के साथ इक्विटी करना है, जस्टिस करना है, गुड कॉन्साइंस करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने जो है आपको शुरू दिन से पढ़ाया तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि लॉ का काम ही होता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना, ठीक है, और जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो आप ना ये सब चीज़ों को पढ़ोगे, क्या कहते हैं, रॉस्को, पाउंड को, और ना क्या कहते हैं, और 3-4 जूरिस्ट को बहुत डिटेल में। तो मैंने आपको कहा कि लॉ का काम है इंटरेस्ट को बैलेंस करना। तो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम लॉ तो इंटरेस्ट को बैलेंस ही नहीं करता। तो मैं आपको कहती हूँ कि नहीं बेटा, लॉ इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। लॉ इंटरेस्ट को बैलेंस कैसे करता है, मैं आपको ना सिविल और क्रिमिनल दोनों का एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि मैंने जो है वो विपिन से पैसे ले लिए, तो विपिन ने कहा कि कोई बात नहीं मैम, आप ले लो, पर आप मुझे 1 साल में लौटा देना, ठीक है। तो अब जो है मैंने कहा ठीक है, 1 साल बाद विपिन ने मुझे पैसे मांगे और मैंने जो है वो लौटाने से मना कर दिया, तो नाउ व्हाट विपिन विल डू, सिविल सूट फाइल करेगा पैसे वापस मांगने के लिए। अब जब वो सिविल सूट फाइल करेगा पैसे वापस मांगने के लिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, लॉ ने उसको कहा है क्या, अच्छा ठीक है मुझे एक बात बताओ, आज विपिन ने सूट फाइल नहीं किया, क्या 10 साल बाद विपिन मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? 10 साल बाद विपिन, नहीं कोई बात नहीं, बताओ आप। 6 महीने तक कर सकते हैं। नहीं, अब आप कह ठीक रहे हो, पर 6 महीने नहीं, 3 साल तक, 3 साल तक। हमने कहा बेटा फ़ोन रख दो, हमने कहा कि क्या कहते हैं, हमने एक चीज़ कही, हमने क्या चीज़ कही, हमने कहा कि आज आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अब मैं कितनी ही बार बता चुकी हूँ व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कि आपका हक है और आपके हक को वॉयलेट कर दिया गया है। विपिन का हक है कि मुझसे पैसे मांग सकता है, मैंने उसके राइट को वॉयलेट कर दिया, तो लॉ ने कहा, लॉ ने उसको हक दिया है कि आप 3 साल तक अपने पैसे मांग सकते हो। अगर आपने 3 साल में पैसे नहीं मांगे तो आपका राइट जो है वो खत्म। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे लॉ ने इंटरेस्ट को बैलेंस किया ना। मैं पूरी उम्र इस डर में नहीं रह सकती कि विपिन मेरे को सूट फाइल कर देगा, मुझसे पैसे मांग लेगा, और मैं पूरी उम्र क्या कहते हैं ना, पूरी उम्र विपिन को ये राइट मिला है। तो हमने दोनों के राइट को बैलेंस कर दिया, 3 साल विपिन को दे दिए, बाकी मेरे को ये कह दिया कि चलो 3 साल में विपिन ने सूट फाइल नहीं किया तो जी लो मैम जिंदगी, पैसे से मजे लो। क्लियर। अब हम क्रिमिनल पे आते हैं। हमने कहा कि किसी पर्सन ने थेफ्ट कमिट कर लिया, तो लेट्स सपोज, अभी तो पनिशमेंट चेंज हो गई, लेट्स सपोज कि मैक्सिमम 3 इयर्स दे सकते थे, लेट्स सपोज कि लॉ ने ना उसको जो है 1 साल की पनिशमेंट दे दी, ठीक है। तो हमने कहा 5.5 हो गए क्या, अच्छा तो क्या कहते हैं, मुझे लगा जितना जल्दी, तो मैंने कहा कि ठीक है, लॉ ने जो है एक पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया, उसको जो है इम्प्रिजनमेंट दे दिया, ठीक है, उसको इम्प्रिजन कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने क्राइम कमिट करा, उसको इम्प्रिजनमेंट मिल गया, उसने अपना जो है जो भी उसका टर्म था वो उसने पूरा कर लिया, उसको फिर रिलीज़ कर दिया गया, उसको एक्विट कर दिया गया। हम कह रहे हैं कि हमारा जो पर्पज़ है वो, हमारा पर्पज़ ये नहीं है, देखो उसने मेरे सामान की चोरी करी, तो हम कहते हैं कि सिविल में तो आप जो है वो कह सकते हो कि भाई मेरा सामान जो है वो मुझे वापस करो, ठीक है, बट क्रिमिनल में समथिंग कि आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। आप, हम ये नहीं कह रहे कि आपका सामान वापस नहीं होता, चोरी होती है तो ऑब्वियसली आपका सामान मिल जाता है तो आपको वापस होता है, बट आपने वो क्राइम कमिट करा है तो सिर्फ क्या आपका सामान दे के आपको छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ दिया जाएगा, आपको सज़ा तो मिलेगी क्योंकि आपने गलत काम किया है, बट क्या वो सज़ा ऐसी है कि आप पूरी उम्र जेल में रहो? इट डिफर्स फ्रॉम क्राइम टू क्राइम, ठीक है। तो हम कह रहे हैं हम लोगों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहे हैं, जितना आपने गलत काम किया है उतनी आपको सज़ा मिलेगी और उतनी आप सज़ा पूरी कर लो और फिर आप चले जाओ। समझ में आ गई आपको बात? तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि लॉ हर एक के इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है, लॉ इतना बायस्ड नहीं है। जैसे कि ना यूजुअली मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, दैट हम कहते हैं कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, कि बेल जो है वो रूल है, जेल जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, कि जेल मत भेजो, ठीक है, बट बेल दे दो। हमारा लॉ जो है वो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ऐसा है, बट हमारा टेंडेंसी क्या है कि हम कहते हैं ना कि अगर मान लो, देखो आपने ऐसी कहावतें सुनी है, हम कहते हैं कि चाहे 100 क्रिमिनल रिहा हो जाएं पर एक इनोसेंट जो है वो पनिश नहीं होना चाहिए। तो हमारी टेंडेंसी है चाहे 100 को भगा दो
पर एक इनोसेंट अगर पनिश हो गया तो वो 100 के बराबर गलत है। समझ में आई बात? अब जैसा कि मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अभी जब मैं आ रही थी तो रास्ते में आई वाज स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे आजकल सारी न्यूज़ आ जाती है, आपको पेपर पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ना आया हुआ था सैफ अली खान के ये ऑल दिस केस में एक पर्सन को जो है वो अरेस्ट किया गया था, कस्टडी में लिया गया था, एंड ही वाज इनोसेंट। उसकी मिलती जुलती शक्ल को पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया, एंड ही वाज इनोसेंट, और वो प्रूफ भी नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। बट उस बेचारे की जॉब चली गई। जिस लड़की ने उसको शादी के लिए हाँ करी थी, उस लड़की ने उसको शादी के लिए मना कर दिया। लड़की वाले उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, और क्या कहते हैं, तो ही लॉस्ट एवरीथिंग, द सेल्फ रिस्पेक्ट, द जॉब, दैट मैरिज थिंग, एवरीथिंग। ठीक है ना? अब आप मेरी बात समझो। तो क्या हुआ, इनोसेंट को पनिशमेंट मिल गई ना, एंड नाउ सैफ अली खान इज सेफ। समझ रहे हो मेरी बात को? बट चलो उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें एक बात, वो डिफेमेशन केस कर सकता है इसमें? बेटा आपको डिफेमेशन के एलिमेंट्स नहीं पता है। डिफेमेशन के एलिमेंट्स होते हैं कि किसी ने आपको टारगेट करके जो है वो कुछ पब्लिश किया है, कुछ किया है। यहाँ तो कुछ पब्लिश ही नहीं हुआ है। यहाँ तो पुलिस ने आपको सस्पेक्ट होके जो है वो अरेस्ट किया है, और सस्पेक्ट होके पुलिस जो है वो अपनी बाउंड बाई लॉ है, और बाउंड बाई लॉ जो है वो जर्नल एक्सेप्शन में फॉल करता है। स्टोरी बड़ी ट्रिकी है, आपको 70 दिमाग लगा के जो है वो क्या कहते हैं अपने आंसर को देना है, इमोशनल होके नहीं चलना है। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल पूछती हूँ, मैं आज भी आपसे वो एग्जाम्पल पूछूंगी। एक पर्सन, मैंने इनसे तो पूछा हुआ है, 3 people विल आंसर, विपिन, यू एंड कृतिका। 3 people विल आंसर। एक आदमी है जो कि यू कैन से बेगर है, कि अब वो बेगर जो है वो, यू अंडरस्टैंड, बेगर भिखारी है, वो भिखारी है, और ना उसको अगर आज खाना नहीं मिले रात को तो वो मर जाएगा। अगर आज उसको रात को खाना नहीं मिला तो वो आज रात को मर जाएगा। तो उसने क्या देखा, उसने देखा ऐसे रैंडम पासर बाय था वो, उसने देखा कि एक ना किचन है, बाहर की तरफ किचन है, और ना उसके साइड में कैसरोल में चपाती रखी है। तो उसने क्या किया, उसने ना किचन का खिड़की का दरवाज़ा ना खोल के तोड़ के, ठीक है, हल्का सा बोल्ट हुआ था, उसको ऐसे हिला के खोल के, और वो अंदर जंप कर गया, और वो रोटी ले लिया उसने, और वो रोटी खाने लगा। ठीक है, नेट का लगा रहा है, क्लास लाइव नहीं हो पा रही। क्लास थी, बच्चे कैसे देखेंगे? तो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। तो ना जो है उसने जो है वो रोटी खा लिया। ठीक है, आप मुझे बताओ, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी लाइबल फॉर, पहले मेरा क्वेश्चन का सुन लो, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी लाइबल फॉर एनी ऑफेंस? यस, नो, he will be liable for theft, he will be liable for theft and lurking, house trespass at night. ठीक है, तो you tell me what will be the answer? इंटेंशन उसको कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं था, तो क्राइम तो नहीं होना चाहिए। मैम गुड फेथ में हुआ ना वो काम, नहीं होगा। मैंने कब कहा कि गुड फेथ में हुआ है? मैम भूख लगी थी उसे। अच्छा, ओके। कृतिका? ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ओहो, इंटेंशन नहीं है तो क्राइम तो नहीं होगा, वो वैसे भी उसका हर केस में इंटेंशन होना ज़रूरी है। क्राइम में तो जरूरी इंटेंशन कम से कम, मतलब मेंस लिया। आपने क्लास ही नहीं ली आज मेरी शुरू की, इसका मतलब मैंने आपको क्लास में आते ही बताया कि मेंस रिया जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, जहाँ पर इंटेंशन ज़रूरी है और जहाँ पर इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ विपिन, आपकी इंटेंशन जो है वो किसी की डेथ कॉज करने की नहीं है, पर आप एक रोड पर 120 की स्पीड पर बाइक या गाड़ी चला रहे हो। उसमें जाऊंगा ना मैं, रैश ड्राइविंग में जाऊंगा ना मैं, तो आप क्यों जाओगे रैश ड्राइविंग में? मैं आपको लेके जाऊंगी ना रैश ड्राइविंग में। आप खुद से क्यों चले जाओगे रैश ड्राइविंग में? आई टेक यू टू द रैश ड्राइविंग केस, कि आपके पार्ट पे रेकलेसनेस थी, अंडरस्टैंड? इंटेंशन नहीं था, बट आपको नॉलेज था। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि ठीक है ना, आप मेरी बात को समझो कि लॉ मॉरल्स पे नहीं चलता, लॉ मॉरल्स पे नहीं चलता। मैंने कल भी बताया था बच्चे, लॉ मॉरल्स पे चलने लगा तो हम सब
क्रिमिनल्स हैं, वी ऑल आर क्रिमिनल्स अगर लॉ मॉरल्स पे चलने पड़ा। मैं स्विमिंग करने गई, एक बच्चा डूब रहा था, मेरा मन नहीं करा बचाने का। भाई कौन हाथ पैर हिलाएगा, लेजी पर्सन, कौन बचाएगा? नहीं बचाया मैंने, वो डूब गया। उसकी मदर मेरे को कहे कि मैडम आप देख रहे थे आपने बचाया नहीं। भाई मेरा नहीं करा मन, मॉरली आई एम रॉन्ग, आई वॉज सपोज टू सेव हिम और हर, मैंने नहीं करा। बट ऑन दी अदर हैंड मैं वहां पर जो है वो स्विमिंग गार्ड हूँ, सेफ्टी गार्ड हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और बच्चा डूब रहा था और ना मैं मस्त अपना जूस पी रही हूँ कुर्सी पे बैठ के, मैं उसको नहीं बचा रही हूँ। बट आई वॉज सपोज टू सेव हिम और हर। अब मैंने नहीं करा है तो आई एम लाइबल। आप मर जाते, आप नहीं मरते। सानू की आपने लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है भाई, आप जो है वो दरवाजा तोड़ के जो है वो चले गए हो, तो आप जो है हाउस ट्रेसपास के लिए लाइबल हो, आप थेफ्ट के लिए लाइबल हो। अगर आपको ऐसा था तो आप टिंग 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 करते, बोलते कि मैं आज मर जाऊंगा, तो वो आपको दे देते। बट आपने ऐसा किया, वो गलत है। लॉ मॉरल्स पे नहीं चलता। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मुझे ना तब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया, पर बच्चे बीच में कुछ टोक देते हैं ना तो मैं भूल जाती हूँ एग्जाम्पल। आप मेरे पास ना आपके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि अब आपकी एग्जाम्पल से निकला है कि लॉ मॉरल्स पे नहीं चलता। सी, यूथेनेशिया इज अ क्राइम। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूथेनेशिया? यूथेनेशिया का मतलब है कि अगर आप जो है इतने बीमार हैं कि आप कहें कि मेरे को जहर का इंजेक्शन दे दो। कभी कभी हम बोल देते हैं ना कि अरे भाई मुझे उठा ले, मैं परेशान हो गया अपने जीवन से, तो आप कहें कि भाई ना मेरे को जहर का इंजेक्शन दे दो। मैं अपनी, कभी कभी हमारे बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स बोल देते हैं ना, हे भगवान या तो मुझे ना क्या कहते हैं जहर का इंजेक्शन दे दो, मैं तो इस बीमारी से दुख हो गई हूँ, तंग हो गई हूँ। ठीक है, तो अब हम कहते हैं, पर ऐसे हर किसी को इंजेक्शन लगाना जो है वो अलाउड नहीं है। कभी आप जो है कह दो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इतने बीमार हो गए हो तो यूथेनेशिया कर लो। सी प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो हम कह रहे हैं कि यूथेनेशिया इज क्राइम इन इंडिया, बट कि भाई अगर ऐसा कोई कहता है कि भाई मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मुझे जो है वो कुछ पॉइजन दे दो जिसकी वजह से मैं धरती को छोड़कर त्याग कर चला जाऊँ, ऊपर चला जाऊँ, दैट इज़ अ क्राइम। बट हम कहते हैं कि इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया इज़ नॉट अ क्राइम। हम कहते हैं कि पैसिव यूथेनेशिया इज़ नॉट अ क्राइम। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ पैसिव यूथेनेशिया? पैसिव यूथेनेशिया वो होता है कि जब आप एक ऐसी स्टेट पर हैं, लेट सपोज कि आप बहुत लंबे टाइम से कोमा में है, कोई एक पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से कोमा में है, या फिर किसी का जो है ना वो जो है, गिव मी अ मिनट, तो आप बहुत लंबे टाइम से जो है वो कोमा में है, और आप कोमा में है तो क्या हो रहा है कि अब ना घर वालों का खर्चा भी लग रहा है। कभी कभी आपने सुना है ना, पता क्या होता है, आई हैव फेल्ट दिस वेरी, मतलब कि ना क्या कहते हैं, बहुत पास से मैंने ये चीज़ें देखी, और अभी हाल फिलहाल में तो मैंने दिसंबर में ही देखी है कि वन ऑफ माई वेरी नियर एंड डियर वन एक्सपायर्ड, और ना हॉस्पिटल्स वाले ना, आई विल नॉट नेम दी हॉस्पिटल, पर मन करते गोली से इनको उड़ा दो। मतलब ही प्लेस्ड माई ताऊजी ऑन वेंटिलेटर, कि भाई क्या कहते हैं ना वेंटिलेटर पर डाल दिया है, और ना उनकी डेथ जो है वो मंडे को हो गई थी, बट दे डिक्लेयर्ड ऑन थर्सडे। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनका जो है वो बिल बनता रहा। तो जब हमने कहा ना कि क्या हुआ कि वी सॉ डॉक्टर सेइंग कि अब तो इसमें कुछ नहीं है, तो थर्सडे को जब हमने उसको उनका एक कंडक्ट देखा तो हमने कहा कि वी आर टेकिंग हिम टू द अनदर हॉस्पिटल, एंड द स्पैन ऑफ 3 आवर्स दे सेड कि इनमें कुछ नहीं है, और उन्होंने हमारा 8-10 लाख रुपए का बिल बना दिया कि क्या कहते हैं, क्योंकि 4-5 दिन तो वेंटिलेटर पे ही रखा, उसके बाद जो है उससे पहले वो 10 दिन से ऑलरेडी एडमिट थे, तो उन्होंने पूरा, क्योंकि आजकल तो एक दिन का ही 1.5 लाख रुपए बिल बन जाता है, 1,10,000 तो स्टैंडर्ड पैकेज है अगर आप सुबह जाके शाम को निकले हो तो दे डिड दैट। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई स्टेट है कि, और उस वेंटिलेटर है समथिंग कि सामने वाला मर ही गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट ये एक ऐसी केस है कि आपकी सांसें तो चल रही हैं, समथिंग आप किसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जो है वो आपकी सांसें चल रही हैं, तो आपके घर वाले, ऑब्वियसली आप तो उठ के लगाओगे नहीं ना, आपके घर वाले जो है वो एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई ना इसको जो है वो पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। हर केस में नहीं मिलता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में मिलता है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था कि एक पेरेंट्स ने दिल्ली के किसी बच्चे के लिए लगाया था कि भाई बहुत टाइम से ये जो ऐसे है सिस्टम के थ्रू चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सिर्फ जो है दवाइयों के बेसिस पे नहीं चल रहा, ओरिजिनली भी इसका जो अपना वो चल रहा है, जजेस बैठते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं, ये सब कुछ होता है, ठीक है ना, इट हैपेंस। तो अब हम कह रहे हैं कि वैसे तो यूथेनेशिया जो है वो क्राइम है, ठीक है, बट पैसिव यूथेनेशिया क्राइम नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है, चीज़ें हमेशा मॉरल्स पे नहीं चलती। क्राइम क्या होना चाहिए, हम दोबारा वहीं पे आके रुक गए हैं, सोसाइटल परसेप्शन।
ठीक है। अब मान लो कि किसी का इंसान जिसकी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार ये तो अब जिंदा ही नहीं है और सामने वाले का पैसा लग रहा है, तो वो कह सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि बिना इसको जो है वो पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में मिलता है। और हम इसके कुछ केसेस जो है वो डिस्कस भी करेंगे जब हम आगे इसमें आएंगे, ठीक है। आपको समझ में आई बात? तो अब जो है आप थोड़ा सा लिखो, द पर्पज ऑफ एनी क्रिमिनल लॉ The purpose of any criminal law is to promote and protect. The purpose of any criminal law is to promote and protect the societal sense of security, the societal sense of security, comma, stability, and order as based upon an order as based upon the essential constitutional principles, as based upon essential constitutional principles of equity, justice and good conscience, of equity, justice, good conscience and reasonableness. Equity, justice, good conscience and reasonableness. Write down the individual's right to life and personal liberty. The individual's right to life and personal liberty the individual's right to life and personal liberty and right to equality needs to be protected, which will ultimately create faith, and cohesion, 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 which will create faith and cohesion, that is cohesion का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो, बाइंडिंग फोर्स, which will ultimately create faith and cohesion in the society. Write down the criminal law does the balancing of interest. इसी को कंटिन्यू करो. The criminal law does the balancing of interest between two individuals. The criminal law does the balancing of interest between two individuals and the society. As well as between the individuals and the society. ऐसे कर लो, as well as between the individuals and the society. I am repeating, criminal law does the balancing of interest between two individuals as well as between the individuals and the society. Since it is a balancing of societal and individual interest, and the state is directly involved in that, and
the state is directly involved in that, state is directly involved in that protection, लिख लो, state is directly involved in that protection, it is called public law. State is directly involved in that protection, it is called public law. स्टेट डायरेक्टली आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना, तो इसीलिए हम इसको पब्लिक लॉ कह रहे हैं. इसके लास्ट में एक छोटी सी बात लिखो, इसके बाद में लिखो, अ क्राइम इज कंसिडर्ड टू बी अ रॉन्ग, अ क्राइम इज कंसिडर्ड टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट दी सोसाइटी. क्राइम को हम रॉन्ग मानते हैं अगेंस्ट दी सोसाइटी, एंड इट शेक्स दी सोसाइटल conscience, and it shakes the societal conscience, and the sense of stability and security in the society. I am repeating, a crime is considered to be a wrong against the society. crime को हम society के against मानते हैं, और क्राइम जो है वो क्या करता है, शेक्स द सोसाइटल कंसाइंस, सोसाइटी के जो मॉरल्स हैं उनको हर्ट करता है, शेक कर देता है, एंड द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन दी सोसाइटी, सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है उसको भी शेक करता है. ऑब्वियसली क्राइम होता है तो सोसाइटी को तो इफेक्ट होता ही होता है. एंड द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, stability and security in the society. Therefore, it is the state, therefore it is the state which prosecutes in criminal matters. Therefore it is the state which prosecutes in the criminal matters, because it affects the society at large. It is the state which prosecutes in the criminal matters because it affects the society at large. और एक बात जो मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ कि इंडिविजुअल मैटर्स में कंप्लेनेंट भी जो है वो कंप्लेन कर सकता है, वो सबको पता है, वो लिखवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है. क्या कहते हैं, एक बात और लिखो, इट इज़ दी सोसाइटी. अच्छा देखो एक बात बताओ, मैंने आपको यही सारी बातें समझाई ना जो मैंने आपको लिखवाई, मैंने इतनी सारी बातें आपको एक छोटे से पैराग्राफ में लिखवा दी. अब आप सोच रहोगे कि मैम लिखवाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि अभी तो आपके ब्रेन्स में ये बातें समझ में आ गई हैं, बट जब आप बाद में कॉपी पढ़ोगे ना तो आपको अगर लिखा नहीं होगा तो याद नहीं आएगा. इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई है कि क्यों स्टेट को प्रोसिक्यूट किया जाता है. लिखो, इट इज़ द सोसाइटी एज अ होल, it is the society as a whole, it is a society as a whole which according to its own collective conscience, it is a society as a whole which according to its own collective conscience identify, own collective conscience identify and declare a particular act, identify and declare a particular act to be a crime, to be a crime. सोसाइटी मिलके बताती है ना, आइडेंटिफाई करती है कि ये चीज़ क्राइम है कि नहीं है. as it has the potential of shaking, as it has the potential of shaking societal conscience, as it has the potential of shaking the societal conscience. क्योंकि जो एक्ट आप कर रहे हैं उसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी हिम्मत है कि वो सोसाइटी को हिलाकर रख सकता है. It has the potential of shaking the societal conscience.
comma, this is called the theory of collective judgment. This is called the theory of collective judgment and societal abhorrence. हम इसे कहते हैं इट इज कलेक्टिव जजमेंट और हम इसे कहते हैं सोसाइटल एबहॉरेंस. बता रही हूँ, रुको तो सही, लिखो तो सही, इसी चीज का पैसा मिल रहा है मुझे. सोसाइटल एबहॉरेंस. एबहॉरेंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, हेट करना. टू क्रिटिसाइज, टू हेट. सो आप ब्रैकेट में एक छोटी सी बात लिख लो, इट इज द सोसाइटी हु विल कलेक्टिवली प्री जज. सो इट इज द सोसाइटी हु विल कलेक्टिवली प्री जज दैट व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट इज नॉट. It is the society who will collectively prejudge what is crime and what is not. अगर आप लोगों को भागने की जल्दी नहीं है तो 5-7 मिनट और पढ़ा दूं? चलो कोई नहीं, कल पढ़ाऊंगी. आप मेरी बात को ध्यान से समझना. ये मत सोचना कि मैडम फ्लेक्स मार रही है, ठीक है. मैंने आपको उस दिन भी ओपन चैलेंज दिया था कि आप दुनिया की कोई किताब खरीद लो, आपको ये सब लिखा नहीं मिलेगा उसमें. आप चाहे ना डी बसु खरीद लो, के गौर खरीद लो, रतनलाल धीरजलाल खरीद लो, आपका जो मन करे आप खरीद लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट आपको ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा वहाँ पे. तो आप जो है इसको शांति से, ईमानदारी से पढ़ लो. अपना दिमाग जो है वो क्लास में लगाया करो, ठीक है. जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको लिखा करो और रीड किया करो. अगर एक बार BNS पढ़ लिया ना, दोबारा कभी भूलोगे नहीं. जैसा मैंने आपको कॉन्स्टी में कहा था वही सेम बात कह रही हूँ. कॉन्स्टी जो मैंने आपको कराया था वो आपको बुक में तो मिला नहीं होगा ना, मिलेगा. तो बस जितना करा रही हूँ उतना कर लो. जज बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. क्लियर? हाँ बताओ अभिषेक, क्या क्वेश्चन है? जैसे ये सोसाइटी वाला है कॉन्सेप्ट कि सोसाइटी डिसाइड करता है. तो अगर हम पहले देखें तो जैसे सती वाला आपने बताया, उसमें भी तो सोसाइटी ही थी ना, उसको वो कर रही थी. तो फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक ये है, और हम दूसरा ये सिंपल सा था, ये मुझे क्राइम तो आपने बताया था कि क्राइम एक्ट और ओमिशन का अनलॉफुल अनलॉफुल. अभी तो मैंने आपको क्राइम का मतलब ही नहीं बताया है. बिल्कुल थोड़ा सा बताया. अभी मैंने आपको क्राइम का मतलब ही नहीं बताया है. ऑफेंस भी नहीं बताया है मैंने. अभी तो मुझे आपको बताना है कि ऑफेंस स्पेशल लॉ में क्या है, लोकल लॉ में क्या है, BNS में क्या है. अभी वो सब पे नहीं. सती वाले क्वेश्चन का है आंसर. सत्य इसमें कि जो आपने बताया कि अगर वो जज वहाँ पे पूछते हैं कि क्यों लाया, आपने फिर बता दिया कि अरे वो तो ऐड भी कर सकते थे न्यू लॉ में, पुराने ओल्ड लॉ में ऐड कर सकते थे, वो क्यों लाया? एक सबसे अच्छा आंसर दूं इसका, क्या बोलना, हम भारत के वासी हैं, हमें अपना अपना चाहिए था. वो जो है ब्रिटिशर्स का चल रहा था, तो इसीलिए हम अपना भारतीय न्याय संहिता लेके आए. अगर वो कट्टर हिंदुस्तानी नहीं होगा तो जो है वो क्या कहते हैं आपको भगा देगा, और अगर वो कट्टर हिंदुस्तानी होगा तो वो आपकी भारतीय न्याय संहिता को सुन के बहुत खुश होगा. ये सब तो जो पॉइंट्स लिखा है तो बता सकते हैं, बट एक बिल्कुल बताना ना, क्योंकि हमको अपना लॉ चाहिए था. हमको ब्रिटिशर्स के लॉ से आज़ादी चाहिए थी, तो हम अपना लेके आए भारत के नागरिक, भारतीय न्याय संहिता. व्हाट इज पेनल? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, तो हमें चाहिए था दंड से कब न्याय. ये बताना. समझ में आई बात? चलो अब मैं तुम्हारे सती वाले क्वेश्चन को आंसर करती हूँ. तुमने बहुत अच्छा पूछा कि मैम तब भी सोसाइटी थी. तब सोसाइटी ना जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी. जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये पता चलने लगा कि अरे पति की डेथ होगी तो बीवी क्यों मरेगी, बीवी के मरने पे पति को जला रहे हो क्या? नहीं जला रहे हो ना. तो जब इक्वालिटी के अगेंस्ट है, बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, तो धीरे धीरे उनको ये बात बुद्धि में जानने लगी कि जब बीवी के मरने पे पति को नहीं जला रहे तो पति के मरने पे बीवी को क्यों जला रहे हो, उसका भी तो राइट टू लाइफ है. जरूरी थोड़ी ना है सारी बीवियां हाँ कर देंगी चलो मैं भी मरने को तैयार हूँ. कोई एक तो रिबेल भी करेगी कि मैं क्यों मरूं, मेरे को अपना जीवन जीना है. तो बस इसीलिए सोसाइटी में विद्रोह जब होने लगा तो उनको पता चलने लगा भैया तुम गलत कर रहे हो. ठीक है. आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आनी बाकी हैं. कल तो जो है हम बिल्कुल नथुलाल, MH जॉर्ज, कल सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो चलिए टेक केयर. कल कुछ पढ़ के नहीं आना, कल मैं पढ़ाऊंगी. ठीक है चलो.